गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए, बीच में क्लासेस कई दिन ऑफ रही, तो इसलिए क्लास हो नहीं पाई। कुछ टेक्निकल एरर्स भी रहे, कुछ छुट्टियां भी रही, तो उसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। पर फिर से क्लासेस रेगुलर रहेंगी। अब वही दीपावली में आपकी 2-4 दिन की छुट्टी जो भी रहेगी रहेगी, अदरवाइज क्लासेस आपकी 10:30 पर स्टार्ट होंगी डेली। अच्छा, छुट्टियों की वजह से फिर रीस्टार्ट करने में भी टाइम लग जाता है थोड़ा सा, कि उसी टाइम पर सारी चीजें फिर से मैनेज करना, लोगों को फिर से जगाना, तो और सारी चीजें बड़ी टाइम लग जाती हैं। तो इसलिए आज भी क्लास काफी डिले हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हो गया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। क्लासेस छुट्टियों की वजह से ही लेट हुआ। ठीक है, तो मेन क्या हम सब लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों। पहला पहला अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब पहली क्लास हमारी अटेंड करेंगे एपिसोड 1, तो उसमें आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों पढ़ें। क्वेश्चन, इसमें हम क्या जानेंगे, इस सब्जेक्ट में हमारी जानकारी से क्या निकलने वाला है, क्या इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है। अगर हम एक ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं तो क्या ब्रिज में हमें इस सब्जेक्ट से कुछ फायदा होने वाला है। तो उसीलिए हम सब लोगों ने पहले क्वेश्चन यही किया कि इस सब्जेक्ट को क्यों। देखिए, ब्रिज की बात नहीं, आपको घर बनवाना है, आपको बस की भी डिजाइन करनी, अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर के फेल होने की अलग अलग बातें हैं। तो हर जगह जहां भी आप बैठिए कोई ना कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है। तो जहां भी जाएंगे वहां पर आपको इवन अपनी बोन्स की भी डिजाइन, कि बोन की क्या स्ट्रेंथ है। बोन भी एक मटेरियल ही तो है, बोन भी एक मटेरियल है। ठीक है, तो हम सब लोग मतलब हर एक कंडीशंस पे इस सब्जेक्ट से डील जरूर करते हैं। तो पहले अध्याय में ये हमने पढ़ा, पहले एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में हमने कंटेंट आपको बताया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले। टोटल 13 चैप्टर्स हमने आपको मेंशन किया, जिसको आपने डिटेल में किया। उसके बाद आया डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मतलब कुछ नहीं था, हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी और उसका फोर्सेस के साथ इंटरेक्शन, और इसी इंटरेक्शन में मेल मिलाप में कुछ फार्मूले डेराइव होंगे, कुछ अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसी में अलग अलग अध्याय बन गए। फिर हमने मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स भी पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो रिजिड बॉडी की भी बात की थी और डिफॉर्मेबल बॉडी की बात हुई थी। रिजिड बॉडी की भी और डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब जिसमें शेप और साइज में चेंज हो सके, शेप और साइज की बात हुई गई थी। शेप आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, और साइज आपकी क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। इन सब में भी हम सब लोग बात कर लिए थे। इसके बाद आया था कि डिफॉर्मेशन लोड क्या है। तो डिफॉर्मेशन लोड जो डिफॉर्मेशन पैदा कर सके। अब उसमें आपका नॉर्मल शियर, और उसमें आपका डायरेक्ट नॉर्मल भी हो सकता है, उसी में बेंडिंग आया, उसी में टॉर्सन आया। तो सब कुछ हम तो लोगों ने डिटेल में पढ़ा, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन लोड के बारे में भी पढ़ा। अब डिफॉर्मेशन लोड डिफॉर्मेशन पैदा करेगा, कौन कैसे पैदा करे उसकी बात हम सब लोगों ने की, उसको डिटेल में देखा। उसी डिफॉर्मेशन वर्ड में क्या डिफॉर्म, किसी को आप डिफॉर्म करें, किसी के शेप या साइज को चेंज करें, तो क्या वो आसानी से ऐसे होने देगा, क्या वो डिफॉर्मेशन आसानी से होने देगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल बात आ गई। तो जब भी डिफॉर्मेशन होगा उसका वो विरोध करेगा, जब भी डिफॉर्मेशन होगा उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, और उसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आया एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आया क्यों, जैसे आप देखिए, बहुत अपने आप को मटेरियल समझिए, और कोई अगर ऐसे खींचे, कोई भी अगर आपका ऐसे सिंपली खींचे, तो आप फील कर सकते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा खिंचाव आया, तुरंत आपने विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमारे ख्याल से सब लोग को क्लियर होगा, जितने भी लोग हैं एक बार देख लीजिए। अगर वॉइस क्लियर हो तो हम सब लोग आगे भी बढ़ते रहें। ठीक है, एक बार कोई कंफर्म करे कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो सब लोगों में से कोई कंफर्म करे कि क्या वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप सब लोग सो ही रहे होते हैं, क्लास बाद में उस समय नहीं करेंगे, समय बीतता जाएगा। 8 लेक्चर हो चुके हैं, शायद आप 8वां देख पाए हो कि नहीं, 9वां लेक्चर है आपके सामने। ठीक है, और अब ये चीजें कॉन्टिन्यूअस चलती ही रहेंगी, शायद एक घंटे की क्लास 2 घंटे में कन्वर्ट हो। मतलब आपको कोर्स भी तो टाइम से कंप्लीट करना है। तो उन सारी चीजों को हम सब लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। डिफॉर्मेशन लोड के बारे में पढ़ लिए, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आ गया और स्ट्रेस आ गया। तो मेनली क्या है कि लोड लगने से डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन के कारण इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आया, और फिर आपका स्ट्रेस आया। तो स्ट्रेन पहले, डिफॉर्मेशन पहले, उसका विरोध बाद में। स्ट्रेन हो गया। अब हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, तो स्ट्रेन भी आपका दो तरीके का, नॉर्मल भी हो सकता है और शियर भी हो सकता है।
नॉर्मल स्ट्रेन में आपका 3 केस आया, एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एक लैटरल स्ट्रेन और एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हमने तीनों एक साथ करा दिया कि क्यूब का हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, तो क्यूब का भी हो गया, क्यूबॉइड का भी हो गया, और उसके बाद हम सब लोग ने सिलेंडर का भी कर लिया और स्फेयर का भी कर लिया। सब कुछ पूरे डिटेल में हम सब लोग ने एक साथ कर लिया। उसके बाद आई, इस स्ट्रेन के बाद आया कि आपका शियर स्ट्रेन क्या है, तो शियर स्ट्रेन एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। शियर स्ट्रेन क्या होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन को मेजर करेगा, उसको भी हम सब लोगों ने डिटेल में कर लिया। उसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी आपका नॉर्मल और शियर को टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल और शियर में आपका बेंडिंग आया और डायरेक्ट आया। डायरेक्ट नॉर्मल भी हो सकता है और बेंडिंग नॉर्मल भी हो सकता है। डायरेक्ट नॉर्मल में सबका नेचर वही टेंसाइल और कंप्रेसिव हो सकता है। इसके बाद हम लोग शियर में बात की, तो शियर में भी डायरेक्ट शियर हो सकता है और टॉर्सनल शियर हो सकता है। डायरेक्ट शियर और क्या, टॉर्सनल शियर। और डायरेक्ट शियर में क्या बातें हो रही थी कि डायरेक्ट शियर सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। जैसे हमने ट्रॉली का पिन आपको बात किया होगा, जब ट्रैक्टर ट्रॉली अटैच कर रहे हैं उसका पिन की बात की होगी, तो उसमें डबल शियर का बात आया था। बात समझ में आ रही। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, सारी चीजें क्लियर हो रही थी। फिर आपने एक बात किया कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात की। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कभी भी आप टेस्टिंग करने की बात की, तो टेस्टिंग के लिए सब लोगों ने पहले डिसीजन लिया कि किस शेप का मटेरियल होना चाहिए। तो हमने शेप पहले डिसाइड किया कि ऐसा ही हम लोग शेप लेंगे। बस अब शेप कैसा, क्वेश्चन है शेप कैसा। तो कॉर्नर पे आपको हमने बताया था, कॉर्नर पे मोटा रहेगा क्योंकि आपको ग्रिप करना है, और बीच में पतला रहेगा। कुछ जोन में यूनिफॉर्म टेंसाइल लोड आएगा, इसलिए उसको हम गेज लेंथ बोल देते। और गेज लेंथ आपका 50 mm या फिर 2 इंच होगा। और उसके बाद गेज डायमीटर जो होगा वो हाफ mm या फिर 12.5 mm या हाफ इंच होगा। बात समझ में, इसको भी हम सब लोग ने डिटेल में किया। अब होल्ड करके टेंसाइल टेस्ट किए। टेंसाइल टेस्ट करने के बाद एक आपके पास डायग्राम आया। टेंसाइल टेस्ट करने के बाद एक क्या आया, डायग्राम आया। उस डायग्राम को आप लोगों ने ध्यान से देखा। इन जनरल ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुआ, और माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम सब लोग काफी कुछ जान पाएंगे। इसमें हर एक पॉइंट अलग अलग जगहों पर है, तो हम सब लोग उसको समझ पाएंगे। अच्छा, ये सब ग्राफ ऐसा क्यों आया, तो इन सब का रीजन तो देखेंगे, पर ऐसा ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि ऐसा आया। सबका ऐसा आएगा ये भी जरूरी नहीं था, जिसका जैसा आएगा पढ़ा जाएगा। पर अभी ये माइल्ड स्टील का ऐसा आया। अब इसका ऐसा आया तो इसको हम सब लोग समझने की कोशिश किए। पहला रीजन, अगर इसमें देखिए सारे पॉइंट्स को अगर आप देखें तो पहले ओरिजिन से स्टार्ट होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्ट्रेन है और वर्टिकल एक्सिस पर क्या है, स्ट्रेस है। एक्स एक्सिस जो आपका है, जो आपका एब्सिसा है, एब्सिसा पे आपके क्या है, स्ट्रेन है। और ऑर्डिनेट पर जो वाई एक्सिस है उस पर क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेन का मात्रक आपका यूनिटलेस होगा। स्ट्रेस का मात्रक इन जनरल हम लोग यूनिट क्या लेते हैं, हमेशा मेगा पास्कल जनरली लेते हैं। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मेगा पास्कल हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही। तो इस पर आगे ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया। जब आप देखें तो ओरिजिन से स्टार्ट, कोई स्ट्रेस नहीं कोई स्ट्रेन नहीं। जब 0 0 से स्टार्ट होगा तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद कुछ देर तक आपका ये लीनियर ग्राफ पाया गया, ओ से ए तक। और ए तक लीनियर अगर देखा जाए तो ए का भी कोई एक कोऑर्डिनेट होगा। ए का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। और ए के कोऑर्डिनेट में दो वैल्यूज आएंगे, एक स्ट्रेन आएगा और एक स्ट्रेस आएगा। एक स्ट्रेन आएगा और एक क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। बात समझ में आ रही है ना सबको, एक बार कंफर्म करिए समझ में चीजें आ रही। तो जब भी आप देखेंगे तो ए का एक स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू आएगी। और स्ट्रेस स्ट्रेन में अगर आप ध्यान से देखें, ये ए पॉइंट मान लीजिए है, तो इसका दो बातें होंगी। पहले आपका एप्सिलॉन ए होगा स्ट्रेन, और उसके बाद सिग्मा ए होगा। और इसमें देखा गया कि ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका क्या है, लीनियर है। अगर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। ए पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, ए को हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो अब थोड़ा सा इस बार पहले से देख लीजिए कि क्या क्या पॉइंट होने वाला है। तो ए प्रोपोर्शनल लिमिट, बी आपका इलास्टिक पॉइंट है। बी आपका क्या है, इलास्टिक।
इन जनरल ना दिया हो तो ए और बी दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं ज्यादातर आपके मटेरियल्स के केस में, इसीलिए माइल्ड स्टील का पढ़ते हैं क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स अलग अलग आ रहे होते हैं। तो बी आपका क्या है, इलास्टिक पॉइंट। अब देखिए जब भी इलास्टिक लिमिट तो इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा एप्सिलॉन बी कॉमा सिग्मा बी, एप्सिलॉन बी कॉमा सिग्मा बी। क्लियर हुआ? पर हर समय आप ध्यान रखिए जो भी पॉइंट्स बताएंगे, जो भी पॉइंट्स बताएंगे वो हमेशा हम सब लोग केवल स्ट्रेस के हिसाब से बताएंगे। जैसे इसका मान अगर देखें तो ये सिग्मा ए है, ये हमेशा क्या है, सिग्मा ए है। तो जब भी जो पॉइंट आने वाला है हम सब लोग स्ट्रेस के टर्म में बताएं। अगर कोई आपसे कहे इलास्टिक पॉइंट बताइए तो इलास्टिक पॉइंट पे इलास्टिक स्ट्रेन भी है, इलास्टिक आपका इलास्टिक स्ट्रेस भी है, पर हमेशा हम सब लोग क्या बताएंगे, स्ट्रेस के टर्म में बताएंगे क्योंकि स्ट्रेस से आपकी स्ट्रेंथ डिफाइंड होगी। बात समझ में आ रही? तो हर समय सारे पॉइंट्स स्ट्रेस से रिलेटेड बताए जाएंगे। तो ए आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, बी आपका इलास्टिक पॉइंट और सी आपका अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड मतलब अगर आप देखें तो यील्ड का मतलब उपज होता है। तो उपज कब होने वाला, उपज हम कराना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर खींच के इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो जब आपका डिफॉर्मेशन तेजी से लगातार होने लगे, डिफॉर्मेशन ज्यादा होने लगे, तभी तो आप कहोगे अच्छा फसल आ गई, उपज हो गया। किस चीज की उपज हो गई सर, डिफॉर्मेशन की। तो जहां से कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, प्लास्टिक तो होना ही है, इलास्टिक के अंदर इलास्टिक, उसके बाहर सब प्लास्टिक। तो अगर बी के इस पार का जोन देखें तो इलास्टिक है और इस पार का जोन क्या है, प्लास्टिक है। बी के इस पार का पूरा पूरा जोन आपका इधर क्या है, इलास्टिक। अगर इससे कम स्ट्रेस स्ट्रेन है तो आपका कोई भी रिकवर मतलब रिकवर कर सकते हैं, जैसे अनलोड करोगे रिकवर कर लेगा। बात समझ में आ रही? इलास्टिसिटी आता क्यों है, तो ये बात हमने लेक्चर्स में बता रखे हैं, इंटरनल इनर्शिया के कारण इलास्टिसिटी आता है। तो इस पर भी बात हो चुकी थी। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो सी पर अब सी डैश जो हुआ वो अपर यील्ड पॉइंट, और इसके बाद आया सी, और उसके बाद यहाँ जिगजैग टाइप का है क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा किस शेप का होगा, अचानक से चीजें हुई। उसके बाद आया डी पॉइंट, यहां से स्ट्रेन, यहां से अब देखिए अब स्ट्रेस भी बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेन भी बढ़ रहे हैं। स्ट्रेन इधर बढ़ रहा है और उधर क्या बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ आपको स्ट्रेन और डेवलप करने के लिए स्ट्रेस बढ़ाना पड़ रहा है। तो इस रीजन को हम आगे बताएंगे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहेंगे। तो आपका क्या हुआ, ए प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इलास्टिक लिमिट, सी अपर यील्ड पॉइंट, और सी डैश आपका अपर यील्ड पॉइंट, सी आपका क्या लोअर यील्ड पॉइंट। और वैल्यू अगर हम देखें तो सी और डी का, अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो सी और डी का, सी और डी, सी डैश की बात नहीं कर रहे हैं, सी और डी का अगर वैल्यू देखा जाए तो दोनों की स्ट्रेस वैल्यू क्या होगी, सेम। इसलिए सी और डी को अलग नाम नहीं दिया गया, डी का कोई अलग नाम नहीं, पर यहां डी से स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होगा, तो डी का नहीं। उसके बाद ई पॉइंट आपका क्या होगा, अल्टीमेट टेंसाइल लिमिट, अल्टीमेट टेंसाइल लिमिट। और यहां पर एफ आपका क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट, एफ आपका क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर कोई पूछे कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑल द पॉइंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहला या राइट सीक्वेंस पूछा जाए तो राइट सीक्वेंस क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ए बी सी डैश सी डी ई और एफ। अब क्वेश्चन ए बी सी डी ये क्या बता रहा हूं, तो ए फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट, बी फॉर इलास्टिक लिमिट, सी डैश अपर यील्ड पॉइंट, सी क्या है लोअर यील्ड पॉइंट, और डी क्या है स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, और ई क्या है अल्टीमेट टेंसाइल लिमिट, और एफ क्या है फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर हो गया? तो आप सीक्वेंस भी आई थिंक सही से अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, संडे ऑफ मत सोचिए, कल की क्लास ऑफ हुई थी उसी कारण से आज की क्लास लेनी है। तो अब वैसे भी आप क्लासेस रेगुलर देखिए, ठीक है, क्लासेस रेगुलर रहेंगी तो फिर आपका बेहतरीन क्लास होता रहेगा। आज 9 अक्टूबर को संडे को हम क्लास ले रहे हैं तो ठीक है, 8 को क्लास नहीं लिए तो 9 को लेंगे। ठीक, अब आप इसका सीक्वेंस तो सही से बता पाएंगे ना। अब एक एक रीजन की बात पढ़ते हैं। सीक्वेंस में क्या होगा, फिर से प्रोपोर्शनल पहले, उसके बाद इलास्टिक, उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट, और फिर क्या होगा स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, और ई क्या अल्टीमेट
टेंसाइल लिमिट और उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट। आई थिंक सारे सीक्वेंसिंग आपको क्लियर है। आगे बढ़े फिर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही ना बातें? एक बार कंफर्म कर दिए सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम सब लोग, ठीक है? वॉइस तो क्लियर है ना? वॉइस नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ओ ए रीजन, क्वेश्चन कहां से आया? ओ ए रीजन। तो ओ ए रीजन में ये बात हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ही होगा। ओ ए रीजन में ये स्ट्रेट लाइन है ओ, और यहां तक ए, यहां पर क्या है सिग्मा और यहां पर क्या है एप्सिलॉन। अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो तुरंत आप कहोगे गुरुजी स्ट्रेट लाइन होने में ये इसके प्रोपोर्शनल, तो सिग्मा इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन। ये आपका मान लीजिए थीटा हो, तो ये जो कांस्टेंट होगा वो tan थीटा के बराबर होगा इनटू एप्सिलॉन, और इसी tan थीटा को हमने क्या कर दिया E इनटू एप्सिलॉन, और E आपका क्या है एंग्स मॉडुलस है। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हटाएंगे तो E आएगा, और वही क्या है एंग्स मॉडुलस। बात समझ में आ रही? तो यहां पर E अगर देखा जाए तो E होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन, या फिर E जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, या फिर m के बराबर होगा, या फिर, तो इन तीनों चीजों को आप ध्यान से देखिए। ओए रीजन में, कहीं पर नहीं, ओए रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो एंग्स मॉडुलस होता है। ओए रीजन में, ओए रीजन में, स्ट्रेट लाइन रीजन में जो आपका एंगल बन रहा होगा किससे? स्ट्रेन एक्सिस से, स्ट्रेस से नहीं, स्ट्रेन एक्सिस, पॉजिटिव स्ट्रेन एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा उसका टेंजेंट एंग्स मॉडुलस। अब कभी कभी वैल्यूज अगर यहाँ का कुछ दिया है, मान लीजिए यहाँ का वैल्यू आपको 0.002 कॉमा 300 और यहाँ पर ये मेगा पास्कल में दिया है, तो आप क्या बताएंगे सर ये आपका ये वैल्यू, ये दूरी जो है ये 0.002 है, 0.002 है, और ये दूरी क्या है 300, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा 300 अपान 0.002 और क्या मेगा पास्कल। बात समझ में? जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 150, यहाँ पे क्या आने वाला है 150 इंटू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 150 गीगा पास्कल। क्या आ जाएगा 150 गीगा पास्कल। क्लियर है सारी चीजें? एक बार देख लीजिए, एक बार आप सब लोग देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर, सब कुछ समझ में आया? तो ऐसे वैल्यू, तो फिर से लीनियर जोन में स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो एंग्स मॉडुलस, या फिर tan थीटा इक्वल टू एंग्स मॉडुलस, या फिर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू एंग्स मॉडुलस, या फिर E का मान अगर हम 1 ले लें, अगर E इक्वल टू देखे तो क्या है सिग्मा अपान एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मान अगर हम 1 ले लें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा एंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा के बराबर, इफ एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, यूनिट स्ट्रेन के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेस को ही एंग्स मॉडुलस कहते हैं। यूनिट स्ट्रेन के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेस को क्या कहेंगे एंग्स मॉडुलस। और यूनिट स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? यूनिट स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? यूनिट स्ट्रेन का मतलब आप बताइए ध्यान से, इसको बहुत ईमानदारी से बताइए। यूनिट स्ट्रेन का मतलब हुआ कि L फाइनल माइनस L इनिशियल अपान L इनिशियल इक्वल टू 1। तो L फाइनल माइनस L इनिशियल अपान L इनिशियल इक्वल टू 1, तो यहाँ पे L फाइनल आएगा 2 टाइम्स ऑफ L इनिशियल। L फाइनल जो आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ L इनिशियल आएगा। मतलब क्या है कि किसी की लंबाई को डबल करने के लिए, किसी की लंबाई को डबल करने के लिए, पूरी बात समझ में आ रही है ना? अगर कोई वायर है 2 सेंटीमीटर का है, उसको 4 सेंटीमीटर करने के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेस, मतलब क्योंकि स्ट्रेन उसमें 1 होगा, तो किसी की लंबाई को डबल करने के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेस को ही एंग्स मॉडुलस कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक बात हो गई थी, ठीक है? अब एक बात और बताइएगा, अगर मान लीजिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया,
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया। अगर स्लोप आपका ज्यादा और कम हो, दो बातें, दो अलग अलग मटेरियल है, एक बी मटेरियल और एक ए मटेरियल है। ये आपका मान लीजिए थीटा बी है और ये आपका मान लीजिए थीटा ए है। ये आपका क्या है? थीटा ए है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, और थीटा ए अगर बड़ा है तो tan थीटा ए इज ग्रेटर देन tan थीटा बी होगा, और tan थीटा ही क्या बताता है? इलास्टिक मॉडुलस। तो इससे आप बता पाए कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ बी। द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ बी। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया। अब इस सिचुएशन में अगर बात करें कि ए वाला मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है बी, तो ध्यान रखिएगा कि यंग्स मॉडुलस ही इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वह मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा। सर ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? देखिए, इलास्टिसिटी आपके हिसाब से है क्या? सर इलास्टिसिटी क्या है कि अगर अनलोड करें तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, साइज को रीगेन कर ले। इसी रीगेन करने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। अब अगर दो मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा, दो मटेरियल, एक आपका ए है और एक आपका मटेरियल क्या है? बी है। एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल आपका बी है। अब दोनों पर आपने लोड क्या लगाया? दोनों पर लोड पी लगाया। दोनों पर लोड आपने क्या लगाया? पी लगाया। अब अगर खिंचाव पी में ज्यादा हो गए, मान लीजिए कि ए और बी दोनों पर लोड सेम लगाया, सेम डायमेंशन थी, सब कुछ सेम था, जिसमें ज्यादा खिंचाव होगा, ठीक है, अनलोड करने के बाद इलास्टिक जोन में सब कोई रिकवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि रिकवर नहीं करेंगे। अगर इलास्टिक जोन में है, ओ ए रीजन में है, तो जैसे आप अनलोड करोगे रिकवर तो करेगा ही, पर जिसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, जिसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको रीगेन करने में समय क्या होगा? ज्यादा लगे। रीगेन दोनों करेंगे इलास्टिक जोन में। अगर ये आपका इलास्टिक जोन है, लीनियर एलिमेंट है, तो जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा वो देर में रीगेन करेगा, जिसमें डिफॉर्मेशन कम होगा वो आपका क्या होगा? जल्दी रीगेन करेगा, जल्दी रिकवर करेगा। देखिए, इसको ये मत समझिए कि रबड़ ज्यादा खींचने पर ज्यादा रीगेन करता है। रबड़ क्या होता है? ज्यादा खिंचाव होने से ज्यादा बढ़ ही जाता है। मतलब आप अगर रबड़ को भी उतने बल से खींचे और स्टील को भी उतने बल से खींचे, तो रबड़ में इलोंगेशन ज्यादा होगा तो रीगेन भी वो ज्यादा करेगा। और स्टील में क्या होगा कि इलोंगेशन ही उतना नहीं होगा तो वो रीगेन भी तो नहीं करेगा ना। रीगेन दोनों अपना 100% ही कर रहे हैं। रीगेन ओरिजिनल शेप को दोनों का रिकवर कर रहे हैं, पर हाँ, जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा था वो देर मतलब ज्यादा टाइम में हो रहा है, रीगेन कर रहा है, और जिसमें डिफॉर्मेशन कम था वो रीगेन कम समय में कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जिसका इलास्टिक मॉडुलस, देखिए अब इसमें अगर हम आपको कहें कि दोनों में सिग्मा अप्लाई किए, दोनों में हमने क्या किया? सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई किया। अब आप देखें तो ई ए जो बताएगा, ए बताएगा कि हमारा स्ट्रेन कम है। ई का स्ट्रेन क्या है? कम है। ए का स्ट्रेन यहां पर कम आएगा और बी का स्ट्रेन क्या होगा? ज्यादा आएगा। बी का स्ट्रेन क्या होगा? ज्यादा आएगा। तो ए में स्ट्रेन कम आएगा और बी में स्ट्रेन ज्यादा आएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि फॉर सेम स्ट्रेस, फॉर सेम सिग्मा, for same stress, epsilon b is greater than epsilon a। जिसका स्लोप कम है उसमें आपका, जिसका स्लोप कम है उसमें स्ट्रेन भी ज्यादा डेवलप होगा। क्लियर हो गया? तो जिसका स्लोप कम उसमें ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा, उसको रिकवर भी 100% करने में समय ज्यादा लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अगर बी में देखे तो बी में खिंचाव ज्यादा होगा और बी में रिकवरी भी ज्यादा होगी, क्योंकि खिंचाव ही ज्यादा हुआ। इसमें खिंचाव कम होगा तो ए में रिकवरी भी कम ही होगा, और टाइम ए में रिकवरी में कम लगेगा, इसलिए ए क्या है? ज्यादा इलास्टिक है। तो कुल मिला जुला के जिसकी इलास्टिसिटी, अगर यही लाइन वर्टिकल हो जाए,
जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसका, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई ना बात? अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, इन केस कि अगर आपका इलास्टिक मॉडुलस, ये ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, कोई भी मटेरियल आपको दिया गया, कोई भी मटेरियल दिया गया और कह दिया गया कि उसका इलास्टिक मॉडुलस, उसका कर्व ऐसा है, उसका कर्व कैसा है, ऐसा है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा है। अब बताइए, ऐसा अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप आपके हिसाब से क्या होने वाला है? इसका स्लोप आपके हिसाब से क्या होने वाला है? तो इसका स्लोप 0 होगा। इसका स्लोप क्या होगा? 0। ठीक है, और जब स्लोप 0 होगा तो इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा? इलास्टिक मॉडुलस भी 0 होगा। क्लियर? अब इलास्टिक मॉडुलस 0, तो इस मटेरियल की फीलिंग क्या है, कहना क्या चाहता है? ये मटेरियल क्या कहना चाहता है कि आप कोई भी स्ट्रेस मत लगाइए, आप कोई भी जैसे ऊपर या नीचे गए तो स्ट्रेस आ गया, तो ये कह रहा कि कोई नो स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेन, नो स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, नो स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेन के लिए कोई स्ट्रेस ही जरूरी नहीं है इस मटेरियल में जिसका ये कर्व है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक मटेरियल। ऐसे क्या कहेंगे? आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक। रियल प्लास्टिक अलग है, आइडियल प्लास्टिक अलग है। तो अभी एक साथ सारे कर्व करा देंगे पर अभी के लिए तो इसमें आइडियल मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, अपने आप ही डिफॉर्म हो रहा है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो इसकी इलास्टिसिटी 0 है, ये इसमें इलास्टिक है ही नहीं, और ये क्या है? आइडियल प्लास्टिक मटेरियल है। ऐसे अगर कोई कर्व आ जाए, ऐसे वर्टिकल कर्व आ जाए, वर्टिकल लाइन आ जाए, अगर यहीं पर वर्टिकल लाइन आ जाए, अगर ऐसे वर्टिकल लाइन आ जाए, आपके हिसाब से बताइए, अगर वर्टिकल लाइन आए तो ये वर्टिकल लाइन क्या बताना चाहेगा? सर इसका जो स्लोप ये 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है तो tan 90 होगा, जो स्लोप होगा वो क्या होगा? tan 90 होगा, और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, तो ये स्लोप ही क्या होगा? इनफाइनाइट। तो यहां पर इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? इनफाइनाइट। और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना आया था? 0। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? आप कितना भी स्ट्रेस लगा लो। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि आप कितना भी स्ट्रेस लगा लो, कभी भी स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होगा। इसके लिए क्या है? फॉर एनी स्ट्रेस, फॉर एनी स्ट्रेस, किसी भी स्ट्रेस के लिए देयर इज नो स्ट्रेन, देयर इज नो स्ट्रेन। नो स्ट्रेन का मतलब क्या है भैया? नो स्ट्रेन का मतलब कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं। नो स्ट्रेन का मतलब क्या है? कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं। अब कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं, अगर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं, नो स्ट्रेन का मतलब नो डिफॉर्मेशन, नो स्ट्रेन का मतलब नो डिफॉर्मेशन। और अगर नो डिफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है कि नो डिफॉर्मेशन मतलब क्या है? आप बताइए, नो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? तुरंत वो कहेगा रिजिड बॉडी। क्या कहेगा? रिजिड बॉडी। तुरंत वो क्या कहेगा? रिजिड बॉडी। तो ये आपका कर्व किसके लिए हो गया? ये कर्व किसके लिए हो गया? रिजिड बॉडी के लिए हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर इलास्टिक मॉडुलस इनफाइनाइट है तो किसी भी स्ट्रेस में उसमें स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। अगर इलास्टिक मॉडुलस क्या है? इनफाइनाइट, तो किसी भी स्ट्रेन में उसमें स्ट्रेन डेवलप। पूरी बात समझ में आई? किसी भी स्ट्रेस पर आप स्ट्रेस लगाते जाइए, कोई भी स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। और स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। पूरी बात क्लियर हो गई ना? सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अब हम तो लोग आगे बढ़ते हैं, शायद क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और समझ लीजिए इसको। ठीक है, बुकलेट में आपको सारी चीजें टाइप मिलेंगी, ऐसा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, पर हाँ एक बार आप मेंशन रखिए। ठीक है, अब 2-3 बातें और करेंगे हम सब लोग।
ठीक है। मान लीजिए कोई एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको दिया है, एक ही कर्व में दो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एक आपका ये और एक दूसरे मटेरियल का दिया है ये मटेरियल मान लो ए है और ये मटेरियल बी है। तो इससे पहला आप बोल सकते हो कि जो थीटा ए है, जो थीटा ए है वो थीटा बी से ज्यादा है। पहली बात तो यही बोल सकते हो, थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। दूसरी बात आप बोल सकते हो कि ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी। तुरंत आप बोल सकते हो ए इज मोर इलास्टिक, ए इज मोर इलास्टिक देन बी, ए इज मोर इलास्टिक देन बी। बी की तुलना में ए की इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ये तुरंत कहेगा कि फॉर सेम स्ट्रेस, फॉर सेम स्ट्रेस, यहां पर अगर हम कहें फॉर सेम स्ट्रेस, तो फॉर सेम स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? सिग्मा अगर हम सेम प्रोवाइड करें, दोनों का सिग्मा हम क्या करें, सेम प्रोवाइड करें, तो इससे तुरंत बातें निकल के आएंगी कि एप्सिलॉन ए इज लेस देन एप्सिलॉन बी। तुरंत आप कहोगे एप्सिलॉन ए इज लेस देन एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन ए इज लेस देन एप्सिलॉन बी, जबकि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी है। तो उसमें सेम स्ट्रेस में बी में स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होगा, या इसी का दूसरा मीनिंग, इसी का हम अगर देखें तो दूसरी भी मीनिंग है। दूसरी मीनिंग क्या है, इसको भी आप ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन चीज है। अगर हम सेम स्ट्रेन डेवलप कराना चाहते हैं, अगर हम क्या चाहते हैं, सेम स्ट्रेन डेवलप कराना चाहते हैं, तो सेम स्ट्रेन में बी में और ए में सिग्मा बी जो होगा वो कम आएगा और सिग्मा ए जो आएगा वो ज्यादा आएगा। किसके लिए? सेम स्ट्रेन के लिए। तो इसी के लिए हम लिख सकते हैं अगला बात कि फॉर सेम स्ट्रेन, फॉर सेम स्ट्रेन, फॉर सेम स्ट्रेन बात क्या होगी कि सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। सेम स्ट्रेन के लिए सिग्मा ए क्या होगा, ज्यादा जरूरी होगा। देख ली, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कॉपी करिए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक बार देख लो, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। आप एक बार इसको आप देख लीजिए, सब लोग कॉपी कर लीजिए। एक बार इसको सब लोग कॉपी कर लीजिए। अगर दो कर्व एक साथ दिए हैं, ऐसे दिए हैं, एक बी का दिया और एक ए का दिया हुआ है, एक बी का दिया हुआ, एक ए का दिया हुआ है, ठीक है। हम दोनों सिचुएशन में क्या चाहते हैं? जैसे इस तरह का कर्व हमने देखा, तुरंत दिमाग में आया कि ए का जो स्लोप है वो ज्यादा है बी से। इसका मतलब ए का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी से ज्यादा है, और अगर ए का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सेम स्ट्रेस दें, फॉर सेम स्ट्रेस एप्सिलॉन बी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन ए, सेम स्ट्रेस लेवल पर एप्सिलॉन ए कम आएगा, एप्सिलॉन बी ज्यादा। मतलब क्या है, जो ज्यादा इलास्टिक होगा उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा, जो ज्यादा इलास्टिक होगा उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा, और जो कम इलास्टिक होगा उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। दूसरी बात बोलिए, अगर हम सेम स्ट्रेन डेवलप कराना चाहते हैं कि भैया खींचेंगे तो आपको बराबर, सेम स्ट्रेन के लिए जो ज्यादा इलास्टिक होगा उसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, सिग्मा ए ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जो कम इलास्टिक होगा उसमें स्ट्रेस कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ेगी वो तुरंत कहेगा कि सेम स्ट्रेस पे स्ट्रेन घटेगा, या सेम स्ट्रेस के लिए आपको सेम स्ट्रेन के लिए ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से देख लीजिए, इस बात को बहुत ध्यान से देख लीजिए। जैसे जैसे इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगी, उसमें सेम स्ट्रेस लेवल पर,
उसमें सेम स्ट्रेस लेवल पर स्ट्रेन क्या होगा, कम डेवलप होगा। तो इलास्टिसिटी ज्यादा मतलब कम स्ट्रेन, या सेम स्ट्रेन के लिए ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। बात पूरी क्लियर हो गई, एकदम से क्लियर हो गई। अब दो तीन बातें और क्लियर कर लीजिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे इस कर्व का जो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया, ये कर्व मिलना उस मटेरियल की अपनी एक पहचान है। हम उसी तरह का दूसरे मटेरियल का टेस्टिंग करेंगे, उसका कर्व कुछ और तरीके का मिलेगा। तो इस कर्व का मिलना उसकी अपनी एक अलग पहचान है। क्लियर बात हो गई। तो हम ये बता सकते हैं कि आपका हर एक मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग भी हो सकता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, ये अलग बात है कि सारी ग्रेड ऑफ स्टील, ऑल ग्रेड ऑफ स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, सेम होता है। मतलब क्या है कि कार्बन परसेंटेज बदलेंगे तो ग्रेड ऑफ स्टील बदल जाएगा। कभी लो कार्बन स्टील से माइल्ड स्टील हो, मीडियम कार्बन स्टील आ जाए, कभी हाई कार्बन स्टील। पर सारे स्टील का जब टेस्ट किया गया तो इनिशियल स्लोप सबका सेम आया। अब अगर इनिशियल स्लोप सबका सेम आया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि कार्बन परसेंटेज वेरिएशन पर क्या होता है, इलास्टिसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक मटेरियल का अलग, मतलब हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया। तो पहला बात कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड किस पे करता है, तो पहली बात यही ध्यान रखिएगा कि किस पर, मटेरियल पर। दूसरी बात आएगा टेम्परेचर पर। अगर किसी मटेरियल का हम मान लीजिए प्रयागराज में टेस्टिंग किए, किसी भी मटेरियल का टेस्टिंग हम किस में किए, प्रयागराज में किए, आए ऐसे बनाए, स्पेसिमेन खींच दिया, उसकी टेस्टिंग आई, उसका हमें ग्राफ मिल गया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल गई। उसी मटेरियल का, ध्यान सुनिएगा, उसी मटेरियल का अगर हम लद्दाख में टेस्टिंग करेंगे, अगर हम उसी मटेरियल का टेस्टिंग कहीं पर और करेंगे जहां टेम्परेचर कम या ज्यादा हो, तो क्या सेम स्लोप आएगा, सेम स्लोप आएगा? तो ऐसा नहीं है। टेम्परेचर बदलने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बदलती है। टेम्परेचर बदलने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, बदल जाती है। क्लियर हो गई। जब टेम्परेचर कम होगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। एक बात ध्यान रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटता है एक ही मटेरियल का। देखिए, किन्हीं दो मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होना ये तो कोई नेचुरल सी बात है, पर उसी मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटती है। मतलब लद्दाख में उसी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही? इसीलिए आप देखेंगे डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन हो जाता है। जो मटेरियल अभी डक्टाइल है वो लो टेम्परेचर पर ब्रिटल की तरह बिहेव कर देगा। जो मटेरियल अभी डक्टाइल है, हो सकता है इंपैक्ट लोडिंग में वो आपका ब्रिटल की तरह फ्रैक्चर हो, उसमें फ्रैक्चर क्या हो, ब्रिटल की तरह हो। समय ही नहीं दिया। यहाँ टेस्टिंग हम धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, इलोंगेशन होने का समय दे रहे हैं, तो उसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। अगर आप समय ही ना दें तो आपका मटेरियल अलग अलग तरीके फ्रैक्चर होगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, क्या सारे मटेरियल का इनिशियल कर्व जो होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा? क्या ऑल मटेरियल्स का इनिशियल कर्व स्ट्रेट लाइन होगा? तो गुरुजी ऐसा भी जरूरी नहीं है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आगे इस पे भी जान लेते हैं कि क्या बातें होने वाली है। थोड़ा हम सब लोग पढ़ने चलते हैं। इसको भी आप सब लोग सब नोट करके रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। नोट्स ये आपको भेजे जाएंगे, सब बनाते रहिएगा, डेली क्लास करते रहिए तो बनाते रहिएगा।
ये सारी बातें पढ़ा दिए थे। ओए रीजन पर हम लोग जा रहे हैं। देखिए सारे पॉइंट्स को एक बार कंफर्म कर लीजिए। ए क्या था? पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। ए पॉइंट क्या था? पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। बी क्या था? पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट। और सी डैश क्या था? अपर यील्डिंग पॉइंट। सी क्या था? लोअर यील्डिंग पॉइंट। सी आपका क्या था? लोअर यील्डिंग पॉइंट। और डी क्या था? स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। और ई था पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब देखिए स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में अभी हम डिफरेंस कराएंगे, उसमें आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पर खैर अभी प्रॉपर्टी चली रही। एफ क्या? पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर या फिर रप्चर। रप्चर और फ्रैक्चर दोनों बात सही है कि फ्रैक्चर में खिंचाओगे टूट जाना, रैप्चर में जैसे बलून्स जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा तब रप्चर हो जाता है। जैसे बालून को अगर आप दबाइए तो चारों तरफ से दबा रहे होते तो रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो रप्चर या फ्रैक्चर एक ही बात है। इसके बाद आपका आया कि ओए स्पेशल रीजन एंड देयर सिग्निफिकेंस। स्पेशल रीजन्स और उसके सिग्निफिकेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला आया ओए रीजन। कौन सा रीजन? ओए। अब ओए रीजन पे हम क्या बात करें, आप बताइए। ओए कर्व, पहली बात है कि ये लीनियर है। ओए कर्व क्या है? लीनियर है। तो ये लीनियर हो गया पहला। tan थीटा इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। और tan थीटा इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन है। और ये क्या? ओ से ए तक कांस्टेंट। ओ से बी तक नहीं, ओ से ए तक। ओ ए मतलब क्या हुआ? अप टू ए। अप टू ए ऐसे भी ध्यान रखिएगा। अप टू का मतलब क्या होता है? 0 से लेकर ए तक। तो अप टू ए अगर बात करते हैं तो ये लीनियर है और उस समय स्लोप कांस्टेंट, tan थीटा इक्वल कांस्टेंट। इस बात को tan थीटा ही क्या? स्लोप ऑफ ओए लाइन। tan थीटा ही क्या है? स्लोप ऑफ। इसी बात को हुक ने पहचाना और हुक्स लॉ हम लास्ट लेक्चर में पूरी लिमिटेशन के साथ बता चुके हैं। हुक्स लॉ आपको लास्ट लेक्चर में पूरी लिमिटेशन के साथ ईमानदारी से सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है बशर्ते फॉर लीनियरली इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियरली। अगर स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। और दूसरा ध्यान रखिए कि पहली बात लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड कब तक वैलिड है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड। और तीसरी बात हमने बताई थी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, अप्लाइड लोड डायरेक्शन में ही वैलिड है। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइसन रेशियो आएगा, उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन फॉर लीनियरली इलास्टिक मटेरियल इन अप्लाइड लोड डायरेक्शन। इन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। आगे यूनिएक्सियल स्ट्रेस जो, अब देखिए यूनिएक्सियल स्ट्रेस क्या होता है? कोई भी मटेरियल है उसकी स्टडी करने के लिए तीन अलग अलग आप एक्सिस एज्यूम करेंगे। तीनों अलग अलग एक्सिस, जैसे आप मान लीजिए कि आपने एक्स वाई जेड तीन एक्सिस माना, एक्स वाई और जेड। जब आप एक्स वाई जेड तीन एक्सिस मानेंगे, तीनों एक्सिस क्लियर। अब अगर लोडिंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही एक्सिस के अलोंग हो तो यूनी एक्सियल एक्सिस। यूनी मतलब वन, तो वन डायरेक्शन इसको कहेंगे, वन डायरेक्शन लोडिंग। अगर एक ही एक्सिस के अलोंग हो, ऐसा नहीं कि एक्स की, भाई हॉरिजॉन्टल ऐसे खींचे तो एक्स, ऐसे वर्टिकल खींचे तो वाई, और ऐसे बाहर बाहर खींचे तो जेड। भाई ऐसे अगर खींचे तो एक्स डायरेक्शन में हुआ, ऐसे वर्टिकल खींचे तो वाई डायरेक्शन में हुआ, और ऐसे बाहर आपकी तरफ खींचे तो जेड डायरेक्शन में। तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं एक्स सी वाला, ऐसा नहीं। किसी एक ही एक्सिस के अलोंग हो तो यूनिएक्सियल लोडिंग। और अगर आपको याद हो तो टेंसाइल टेस्टिंग में हम केवल ऐसे वर्टिकल खींच रहे थे, वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, इसलिए यूनिएक्सियल लोडिंग। दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रेस जो होगा उसके लिए हुक्स लॉ नहीं वैलिड, या स्ट्रेन होगा उसके लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यूनिएक्सियल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग यूनिएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेन। और ये प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के चक्कर में एक लोग आए, और वही क्या है? वही एंग है। और एंग अभी यंग ही है, भले ही यंग अभी नहीं रहे, लेकिन एंग अभी एंग ही, उनका नाम ही यंग था।
ठीक है। जैसे गांव में लोग तहसीलदार नाम रख लेते हैं, वकील रख लेते हैं, डीएम साहब रख लेते हैं, तो डीएम साहब डीएम ही होते हैं, डीएम डीएम ही होते हैं, नाम उनका डीएम ही है, डीएम पांडे। क्या बात है। चलिए, तो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। मटेरियल एंड डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, आगे मेंशन है, पढ़ लेते हैं। एप्सिलॉन ई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन या फिर tan थीटा, और ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, या फिर इसी का दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे शियर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहेंगे, बल्क मॉडुलस या वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस, तो सारी चीजें मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, चलते रहते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गया। tan थीटा ही क्या है, स्लोप ऑफ लाइन OA है फॉर लीनियर OA कर्व। अब यहाँ दो बातें, यहाँ दो मटेरियल, दोनों की तुलनात्मक अलग अलग बातें की। एक मटेरियल बी है और एक मटेरियल ए है, थीटा बी थीटा ए से ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका ई बी जो होगा वो ग्रेटर देन ई ए होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि स्लोप ज्यादा है गुरुजी, ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है। अब इसमें देखिए सेम स्ट्रेन अगर आप डेवलप कराने की जिद ठान लिए तो बी ए में क्या होगा, स्ट्रेस कम लगेगा और बी में स्ट्रेस ज्यादा लगेगा। या इसी में अगर हम देखें कि सेम स्ट्रेस डेवलप लगाएं, सेम स्ट्रेस लगाएं तो बी में स्ट्रेन कम होगा और ए में स्ट्रेन ज्यादा होगा। बस तो अभी चीजें हम आपको अभी एक्सप्लेन की हैं कि जिस मेटेरियल की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसमें आपको सेम स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ेगा या सेम स्ट्रेस पर स्ट्रेन कम मिलेगा। तो इसका सिग्निफिकेंस आप समझ गए कि ई ये बताता है कि भैया अगर हम पे लोडिंग करो और हमारा मान ज्यादा है तो स्ट्रेन कम डेवलप होगा, या अगर आप दो लोगों में सेम स्ट्रेन डेवलप कराएं तो जिसका ई ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ेगा। हो गई बात, आगे क्लियर कर लेते हैं केस। तो tan थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। अब केस 1 सेम स्ट्रेन के लिए बी में स्ट्रेस ज्यादा लगेगा, सेम स्ट्रेस पर ए में स्ट्रेन ज्यादा होगा। मतलब ये देखिए फाइनल कंक्लूजन क्या है, ई ज्यादा होगा, ई ज्यादा होगा तो आप खुद कहोगे सर उसमें स्ट्रेन कम डेवलप होगा, या फिर उसमें आपको सेम स्ट्रेन डेवलप कराने के लिए स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ेगा। सेम चीजें आपको मिल जा रही, सेम। देखिए मैटेरियल नोट करके दिया हो, मैटेरियल व्हिच शोज नॉन लीनियर बिहेवियर। अच्छा, नॉन लीनियर बिहेवियर के बारे में हम कल कर देंगे डिस्कशन, आज यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर कोई मैटेरियल नॉन लीनियर बिहेवियर मतलब स्टार्टिंग में लीनियर कर्व ही नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक दूसरा टर्म आएगा, उसके लिए आएगा सेकेंड मॉडुलस। सेकेंड मॉडुलस, उसके लिए आपका आएगा सेकेंड मॉडुलस। तो पहली बात यही पूछा जाए कि सेकेंड मॉडुलस किससे रिलेटेड है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। ऐसे प्रूफ स्ट्रेस की बात करेगा तो यील्ड पॉइंट से रिलेटेड है, तो सेकेंड मॉडुलस इज रिलेटेड विद द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और किसके लिए होगा, लीनियर के लिए नहीं, किसके लिए होगा, नॉन लीनियर मटेरियल्स के लिए। नॉन लीनियर मटेरियल्स के लिए सेकेंड मॉडुलस की बात होगी। बात समझ में? तो अब हम सब लोग आगे इस पर कल बात करेंगे कि नॉन लीनियर के लिए क्या बातें होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास कैसी रही एक बार आप सब लोग इसको कमेंट जरूर करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कैसी क्लास रही। क्लासेस डेली होंगी उसकी बात नहीं, संडे को भी मैक्सिमम क्लास लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे काफी लंबी छुट्टियां होने वाली है और हमने भी काफी लंबी छुट्टी ले रखी है। जैसे आपकी पिछले 3-4 दिनों से क्लासेस नहीं हुई, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, कुछ छुट्टियां भी थी, एक्चुअल छुट्टियां भी थी, तो उन सब कारण से क्लासेस नहीं हो पाई। पर आप रेगुलर क्लास करिए और इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी क्लास रही, और भी जो डाउट रहेंगे उस पर हम डाउट पे आगे काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।